नमस्ते बच्चों। एकांकी संचय कक्षा 9वीं व 10वीं का जो पाठ है, जो एकांकी है सूखी डाली, उसके पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन के लिए इस क्रम में ये जो दूसरा वीडियो है उसमें आपका स्वागत है। कल दूसरे भाग तक का एक्सप्लेनेशन मैंने कल के वीडियो में किया था कि कैसे बेला विवाह के बाद यहाँ आई है दादा मूलराज के परिवार में, परेश से उसका विवाह हुआ और कैसे घर की स्त्रियों के साथ उसकी नहीं जम रही है, और फिर उसके बाद क्या होता है, परेश जाता है दादाजी के पास और उन्हें समझाता है, उन्हें बताता है कि बेला की क्या परेशानी है, उसकी क्या मनोदशा है। और उसके बाद दादा मूलराज सबको बुलाते हैं अपने पास और बताते हैं कि जो संयुक्त कुटुंब है, यही कुटुंब समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है और यही जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। वही बरामदा है जहां पर दादा मूलराज बैठे हैं। और मैं चाहती हूँ आप लोग अपना अपना जो आपका एकांकी संचय है वो लेकर बैठे, जिससे क्योंकि थोड़ा सा ये पिक्चर थोड़ा ब्लरी आया है, आप अपना, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ इसे। बेला अपने आप से बातें कर रही है, वो कह रही है कि मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, इन लोगों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा, मतलब तुरंत बदलते हैं ये लोग। पल में तोला, पल में माशा का अर्थ है कि पल में एकदम कुछ हो जाते हैं और तुरंत कुछ और बदल जाते हैं। तुरंत इनके व्यवहार है, मुझे नरमी नजर आती है, तुरंत गर्मी नजर आने लगती है। इनका कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर सोचती हुई कह रही है, अपने आप से ये बातें कर रही है, गर्म होते हैं मतलब क्रोध में आते हैं तो आग के गोले बन जाते हैं, और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। मोम हम कहते हैं जो जिससे जो कैंडल बनता है, जिसे उसे हम कहते हैं मोम। तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, मतलब जिसे अगर मैंने आज फर्नीचर निकाल देने की बात की तो तुरंत ये दूसरे दिन अपनी बात को पलट देते हैं, तुरंत अपनी बात से फिर जाते हैं। तो मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। पढ़ने का बहुत शौक है उसे, कुर्सी पर बैठे रहना और पढ़ना, उसमें समय बिताना उसे बहुत पसंद है। और तभी अंदर से उसकी सास, जिसे हम छोटी भाभी के नाम से जानते हैं, वह आती है। और छोटी भाभी यहाँ उसे समझाती है और कहती है कि तुम ठीक कहती थी बेटी। वो बेला को समझाती हैं और कहती हैं कि तुमने एकदम सही किया, मतलब उसको सपोर्ट करते हुए, मानो उसको कहना चाहती हो कि तुम जो फैसले ले रही हो वह गलत नहीं है। तो इस रद्दी सामान से बैठक जो है वह कबाड़ी का गोडाउन दिखाई देता। कबाड़ी आप समझते हैं ना, जब हम जो हम कचरा हम उठा करके फेंक देते हैं, घर के कचरे जो हम बेच देते हैं, उसे हम कहते हैं, और कबाड़ वाला आकर ले जाता है और अपने गोडाउन में रख लेता है। तो वैसे वो कह रही कि ये जो कमरा है वह कमरा नहीं लगता था, ऐसा लगता कि सारा टूटी फूटी चीजें जो है वह इस कमरे में, तुम्हारे कमरे में रखी हुई है। तो वो कबाड़ी का गोडाउन, वह गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान, मतलब वो अपने बारे में बता रही है कि मैं बहुत बार मैंने सोचा कि मैं ये सामान उठा दूं और यहाँ से हटा दूं, पर ऐसा लगता था कि अरे क्या फर्क पड़ता है, अगर ये है तो है, कुछ बुरा नहीं है। इतनी देर से सब लोग बैठते, मतलब इतने दिनों से सब लोग घर के सदस्य यहाँ बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना मान जाए। पर अच्छा किया बेला, तुमने बिल्कुल अच्छा किया जो सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान लेकर आओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा दी। ये सुरेश जस्ट एक नाम है यहाँ पर, रजवा का बेटा भी हो सकता है और पारो का पति भी हो सकता है, पर यहाँ कोई ऐसे ऐसा कुछ और लिखा नहीं गया, इसलिए आप ज्यादा इसमें अपना दिमाग मत लगाइए कि सुरेश कौन है। बस सुरेश के कमरे में, अगर प्रश्न पूछा जाए कि फर्नीचर, छोटी भाभी ने फर्नीचर को किसके कमरे में भेज देने की बात की, टूटे फूटे फर्नीचर, बस इतना याद रखिए, सुरेश के कमरे में। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए, मतलब निगोड़ी यानी टूटी फूटी, इन्हीं कुर्सियों के लिए, यहाँ पर निगोड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है टूटी फूटी कुर्सियों के लिए, वह मुझसे रूठ चुका है। मतलब कई बार उसने मांगा है मुझसे और मुझसे कहा है कि उसने यह बात कही है कि छोटी भाभी आप ये फर्नीचर मुझे क्यों नहीं दे देते हैं, और मैं जब मना कर दी, नहीं नहीं दादाजी के फर्नीचर है, मैं कैसे दे सकती हूँ, तो वो मुझसे कई बार रूठ चुका है। तो बेला कहती है, मान जी आप खड़े क्यों हैं, आप बैठ जाइए। छोटी भाभी कहती है, बस तुम बैठो बेटी, तुम बैठो। तो जब भी हम, अगर हमसे हमारे बड़े इस तरह से बात करें तो हमें भी थोड़ा बुरा लगता है कि अरे ये हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ और ये खड़ी होकर बातें कर रही हैं। तो छोटी भाभी कहती है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बैठे देखकर चली आई, अनाज पड़ा है उसे फटकना है। फटकना मतलब आपने देखा होगा, आपकी मम्मी चावल को साफ करती है, उसमें से एक आवाज आती है, धबाक धबाक कैसे साफ करती है उठा करके उसे, उसको सूप कहते हैं, सूप में हम उसे फटकते हैं। मिर्च पड़ी है, उन्हें कूटना है। मक्खन कई दिनों से इकट्ठा हो गया, मक्खन मतलब बटर को जब हम जलाते हैं तो उससे घी निकलता है, तो मक्खन इकट्ठा हो गया है, बटर इकट्ठा हो गया, उससे घी बनाना है। बीसों दूसरे काम है और दिन ढल रहा है।
मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो, मतलब कहीं तुम्हें मेरी कोई बात बुरी ना लग गई हो, इसीलिए मैं आई तुमसे यह बात कहने के लिए। लेकिन बेटी, मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि रजवा बहुत विश्वसनीय, समझदार और आज्ञाकारी है, तो उसे निकालने से पहले तुम थोड़ा सोचना। और रजवा भी मेरे पास आकर के फूट फूट कर रो रही थी। तो जो काम उसने कभी किया ही ना हो वह उससे उससे कैसे हो सकता है? तो तुम थोड़ा सा उसे समझाओ, कैसे काम करना है वो समझाओ उसको। बेला, अभी भी उसकी सास जो छोटी भाभी वो खड़ी है, तो बेला कहती आप बैठ तो जाइए। छोटी भाभी कहती बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो। देखिए, जब जब बड़े हमसे इस तरह से बातें करते हैं, इतना ज्यादा एटिकेट में हमसे जब बातें करते हैं, इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते, तो हमें ये बड़ा अंदर से बुरा लगता है कि अरे इतना ज्यादा हमें सम्मान क्यों दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। बेला एकदम ऐसा लग रहा है कि वो इस परिवार की अब सदस्य ही नहीं रह गई है, सब उससे कटा कटा व्यवहार कर रहे हैं। तो कहती है मैं तुम्हारा अधिक समय, जैसा दादाजी ने समझाया था बस वही सब वाक्य है यहाँ पे। मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूंगी, मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश, रिकमेंडेशन करने आई थी। भावुक स्त्री है, भावुक है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना, यूं मतलब ऐसा करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए, जैसे ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवा लेना, और रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना। तो आप बता रहे हैं कि जैसे दादाजी ने समझाया था वैसे ही घर के सब जो सदस्य वे बेला के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी पसंद के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो मुझे कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं नहीं, आप, सास कह रही है उसकी, छोटी भाभी कह रही है, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, इसीलिए तुमसे इतना कह दिया है। यूं तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो। मतलब जैसा तुम चाहोगी हम इस घर परिवार में वैसा ही फेर बदल करने को तैयार हैं। बस तुम इस घर को कहना चाहती है, मानो ये बात कह नहीं पाई कि इस घर को छोड़कर जाने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब तुम मत सोचो इस विषय में, चलने को उद्यत होती है। उद्यत होना मतलब तैयार होना। बेला कहती आप बैठिए तो सही। सास कहती नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार में तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके अपने आप से कह रही है इन लोगों को कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, ये मांझी एकदम बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी पता नहीं चलता, और फिर पढ़ने लगती है। उसी समय उसके पास बड़ी बहू और मंजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मंजली भाभी क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी, सयानी मतलब स्मार्ट। बड़ी बहू कहती आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। अब जो है वह आ रहा है दादा मूलराज के कहने के बाद बेला के पास, और अपनी अपनी तरफ से, अगर उसने कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई उससे, कहीं बेला दादाजी मूलराज से जाकर के हमारी शिकायत ना कर दे, इसलिए अपने तरीके से सभी जाकर के बेला के पास अपनी बात कह रहे हैं। बड़ी बेला कहती आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। चारपाई हम कहते हैं चार पैरों वाला जो हमारा बेड होता है, जो जो नेट का बेड होता है, उसे हम कहते हैं चारपाई। मंजली भाभी कहती मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। मतलब जैसी तुम्हारी पसंद है वैसी ही नौकरानी मैंने ढूंढने की बात कर दी है। वास्तव में बहू, दादाजी अब बता रही है कि क्यों वे रजवा के पक्ष में है, वाई ही इज इन द फेवर ऑफ रजवा। क्योंकि दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। क्योंकि जो पुराने नौकर है वे दयानतदार होते हैं। दयानतदार का अर्थ होता है ईमानदार, ऑनेस्ट और विश्वसनीय, रिलायबल होते हैं। हमारे पास ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी का अर्थ है जनरेशन, यानी उसके रजवा की माँ ने काम किया होगा या उसकी सास ने काम किया होगा। रजवा की बहू भी यहाँ काम कर रही है, तो यहाँ बता रही है वो कि इस रजवा की सास भी यही करती थी और रजवा की बहू भी यहीं पर काम करती है। बड़ी बहू कहती है मैं कहती हूँ बहन जी, ये बहन जी कह करके उन्होंने यहाँ पर बेला को बुलाया है। आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेते? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला का एकदम मन नहीं लग रहा है इन सब बातों में कि ये लोग एकदम परायों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे इतना ज्यादा सम्मान देकर के क्यों कह रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं, नए नौकर की जरूरत नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? मंजली भाभी कहती नहीं नहीं, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, हर्ज नहीं करेंगे। बेला कहती पर मेरा कोई हर्ज नहीं हो रहा है, आप मुझसे बात कर रही है। तो बड़ी बहू कहती है हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। वर्ग मतलब क्लास में, मैं मिडिल क्लास हूँ, आप हायर क्लास है, और आप में समझदारी भी ज्यादा है। बेला कहती आप क्यों ऐसी बातें करके, ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप टॉन्ट कर रही हैं, आप बातों के तीर मार रहे हैं मुझको, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती है और परायो जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? उठ जाती है। बड़ी बहू कहती बैठिए बैठिए मंजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला कहती है मैं चलती हूँ। रुलाई को एकदम रोने को उद्यत हो जाती है बेला, क्योंकि इनका व्यवहार देख करके ये मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड व्यवहार कर रहे हैं इसके साथ, बेला के साथ। तो बेला को ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बेला जल्दी से जल्दी वहां पर चली जाती है। और मंजली भाभी अपने आप से कह रही है हंसते हुए परायो सा,
तुम ही तो चाहती थी ऐसा, मानो वो कहना चाहती है। बाहर से मंजली बहू के कह कहे की आवाज आती है। तो यहाँ पर मंजली भाभी अपने आप से कह रही है, परायों का सा व्यवहार। मैंने कब ऐसा कहा कि मतलब हमने तो ऐसा नहीं कहा कि परायों सा व्यवहार हम कर रहे हैं, जैसा दादा मूलराज ने कहा वैसा ही हम कर रहे हैं। तो बाहर से उसी समय मंजली बहू के कह कहे की आवाज आती है। इसके बाद जो एक इंसिडेंट है बच्चों, वो उस वह इंसिडेंट है इसके बारे में। अम, मंजली बहू इस समय बहुत हंस रही है। इसके पहले जो पर्सन है वो मंजली भाभी हैं, जो कह रही हैं परायो जैसा व्यवहार कब हमने किया, मानो वो अपने आप से कह रही हैं। उसी समय मंजली बहू, यानी मंजले बेटे करमचंद और मंजली भाभी की जो बहू है मंजली बहू, वो बहुत हंस रही है। क्या हंस रही है, क्यों हंस रही है वो, मैं उस जो जिस किस्से को लेकर के हंस रही है, वह किस्सा मैं यहाँ पर आपको एक छोटे से कुछ वाक्यों के माध्यम से समझाती हूँ। उनके मोहल्ले में या पड़ोस में एक परिवार है, जिसमें मलावी है, बंसीलाल है, मलावी बंसीलाल की भाभी है, और दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया है। और शायद जो बंसीलाल है उसने घर को डिवाइड कर दिया है, घर को बांट दिया है, बंटवारा कर दिया है, और छत डाल दी है उसने। तो मलावी को यह बात पसंद नहीं आई, और उसने क्या किया, उसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। फावड़े समझते हैं, फावड़े एक तरह का औजार होता है, एक तरह का एक ऐसा औजार होता है, यह है फावड़ा। इसे हम फावड़ा कहते हैं। और मलावी ने क्या किया, फावड़ा लिया, और बंसीलाल ने जो छत डाली थी उस छत को उसने इस फावड़े से खोद दिया। जब परिवार में भाभियां हैं, देवर हैं, और इस तरह से परिवार में जब सदस्य होते हैं, कहा भी गया है जब 4 बर्तन होते हैं तो वे आपस में ये चारों बर्तन टकराते भी हैं। तो ये जो इनके बीच में बहस हुई है, बंसीलाल और मलावी के बीच में जो बहस हुई है, उसी बहस को लेकर के ये लोग आपस में उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। कहने का अर्थ है कि परिवार में जब ऐसा होता है कि हम घर के झगड़ों को घर से बाहर ले जाते, तब फिर यह सबके लिए, तो ऐसे झगड़े सभी का मनोरंजन करते हैं, सबके लिए मनोरंजन का काम करते हैं। तो इसमें मंजली भाभी, बड़ी बहू, मंजली बहू, ये सब जो है ये बात कर रहे हैं कि रसोई की छत, मतलब किचन में रसोई, अक्सर चूल्हा साझा, जो चूल्हा साझा रहता है, सबसे पहले लोग चूल्हा अलग कर लेते हैं, मतलब अलग अलग खाना पकाने लगते हैं। तो शायद बंसीलाल ने वही किया होगा, उसे सबके साथ रहना नहीं भाया होगा, और उसने अपनी भाभी मलावी से वह अलग होना चाहता होगा, और इसीलिए उसने क्या किया, उसने छत डाल दी और उसको डिवाइड करने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की, और मलावी को यह नहीं अच्छी लगी होगी। और मलावी ने को जैसे ही पता चला कि तुम्हारे देवर ने अपने रसोई पर छत डाल ली है, लेकर फावड़ा बस उसने सारी की सारी छत उसने खोद डाली। और अक्सर ऐसा होता है, अगर ये बात ना हो, दूसरी बात ये भी हो सकती है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी संपत्ति होती है, हमारे पास हमारा घर है, और हमारे साथ भाई वगैरह वगैरह जब लोग रहते हैं, अगर वे लोग कुछ भी अपने मन से कुछ काम करते हैं बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, तो हमें वह बात नहीं भाती है, और यूजुअली हम देखते हैं कि लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। और ऐसी लड़ाई, ऐसी, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे पारिवारिक झगड़े, ऐसे पारिवारिक झगड़े अक्सर लोगों के मनोरंजन का लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो इसीलिए दादा मूलराज की तरह बनना चाहिए, ना कि बंसीलाल और मलावी की तरह होना चाहिए कि अपने पारिवारिक झगड़ों को सड़क पर ले आए। क्या किया इन लोगों ने, उसने बंसीलाल ने क्या किया, उसने घर का पूरा सामान ले जाकर के सड़क पर फेंक दिया, और सब लोग ठहाका लगा रहे, जैसे यहाँ मंजली बहू ठहाका लगा रही है और बता रही है कि राज मजदूर मजदूर छत डालकर गए थे, और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मलावी, मारो मार करते, मतलब अरे ये क्या किया, किसने छत डाला, इस तरह से वह चिल्लाना उसने शुरू किया। और मंजली भाभी कहती है, पर बंसीलाल का लड़का। मंजली बहू कहती है कि हाँ, वो गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। ताल ठोकना मतलब होता है किसी को मुकाबले के लिए कहना, किसी को मुकाबले के लिए बुलाना है। कोई माई का लाल जो आकर के मुझसे पंगा ले, मतलब इस तरह से वो कह रहा है, चैलेंज कर रहा है। वो ताल ठोकना मतलब किसी को चैलेंज करना, किसी को सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए ललकारना। तो जंघा पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे ताल ठोक रहा है। अपने भीम वगैरह, आपने इसमें जब हमारे पहलवान जब कुश्ती करते हैं तो कैसे अपने जांघ पर, अपने थाइज पर ताल ठोकते हैं और बोलते हैं कि चलो आओ देखते कितना दम है तुम्हें। तो वैसे ही बंसीलाल का लड़का
वह क्या कर रहा है, वह अपनी बड़ी माँ जो जिस बड़ी माँ ने जब बंसीलाल का बेटा जब जन्म लिया होगा तब जैसे मालावी ने उसको इतना प्रेम किया होगा, उस छोटे से बालक को माँ का प्रेम दिया होगा, वही बच्चा आज मलावी को ललकार रहा है। तो ऐसा होता है, तो इससे हम बच सकते हैं अगर हम दादा मूलराज के जैसा थोड़ा सा हम धैर्य से काम ले, थोड़ी सहन शक्ति से काम ले, थोड़ा दूरदर्शिता हम अपनाएं, तो हम इन सब से बच सकते हैं। मंजली बहू कहती है, कह कहा लगाती है, जब इंदु कहती ताल ठोक रहा है मतलब वो मतलब मुकाबले के लिए बुला रहा है, ललकार रहा है। मंजली बहू कहती हाँ सच ताल ठोक रहा और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मतलब मलावी ने ऐसा किया, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। देखिए इस इंसिडेंट का इस पूरे मूलराज एंड फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश लेखक देना चाहते हैं कि पारिवारिक झगड़े अगर परिवार में नहीं सुलझाए जाते हैं तो ये दूसरों के मनोरंजन का कारण बनते हैं। दैट्स इट। इंदु ये सब लोग हंस रहे हैं मलावी और बंसीलाल के इंसिडेंट पर, उस घटना पर, लेकिन तभी इंदु कहती है भाभी आ रही, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बेला कहती है क्यों जीजी, आप चुप हो गई, और हंसकर कहती है किस बात पर कह कहे लगाए जा रहे हैं। मंजली भाभी कहती नहीं नहीं, हम तो यूं ही हंस रहे थे, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। वो उठ जाती है कुर्सी से, देखिए वो बड़ी है, ओहदे में बड़ी है, ओहदे मतलब रिश्ते में बड़ी है वो, लेकिन वो कुर्सी से उठ कर करके उसे जगह दे रही, तो यह बात बेला को अच्छी नहीं लगती है। तो बेला ने कहा नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती, तख्त मतलब एक बेंच जैसा वहां पे साइड में होगा, उस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो मंजली बहू कहती है आइए आप इधर बैठिए, मंजली बहू भी उठ जाती है, वो कहती है आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो भी खड़ी हो जाती है, कहती आइए आइए आप इधर। इतना ज्यादा कटसी ये लोग निभा रहे हैं उसके साथ कि वो देख करके बेला का सिर एकदम घूम जाता है। वो कहती है कि ये मैं कैसे पराइयों के बीच में आ गई, ऐसा पराये जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। यूजुअली अगर आपका कोई फ्रेंड होगा और वो आएगा तो आप क्या करेंगे, आप तो बोलेंगे देख जगह की तो सोचना भी मत, जा जहां से जगह ढूंढना है ढूंढ ले, पर यहाँ नहीं बैठने देंगे हम तेरे को। तो आप ऐसे बात करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दो में टू ऑन मतलब दो में तीन को बिठा लेंगे, आप ये करेंगे। लेकिन उठ करके कटसी निभाते हुए उसको जगह दे देना, ये हम अक्सर एकदम जो अपने होते हैं उनके साथ तो हम नहीं करते हैं। फिर नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु कहती है बैठिए भाभी जी, आप कहाँ जा रही हैं। तो बेला कहती है मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई, मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालनी चाहती, आप हंसिए, कह कहे लगाइए। मंजली बहू कहती मैं कहती थी ना इस ओर न जाओ। मंजली बहू डर गई, उसे याद आ गई दादाजी की बात। मंजली बहू याद है आपको दादाजी ने मीटिंग में उनसे क्या बात कही थी कि देखो बहू अपनी हंसने की आदत अपने तक सीमित रखना। तो वो कहती है मेरी मुई आदत हुई हंसने की, मतलब मुई मतलब मूर्ख, मैं कितनी मूर्ख हूँ जो मैं हंस रही थी इन सब बातों पर, पता नहीं अब दादाजी पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इंदु कहती है अब यही तो एक स्थान है बैठने का, यही तो एक जगह है जहां हम कंबाइंड रूप में बैठा करते हैं। मंजली बहू कहती है हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है, ऑब्स्टिकल आता है, डिस्टरबेंस होता है, तो वे कहीं। इंदु कहती किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली, मतलब सबसे हट करके सबसे दूर होकर के हम थोड़ा बैठ सकते हैं यहाँ पर, अपना एक कहते हैं ना मी टाइम, अपना मी टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। मंजली बहू कहती तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। और जोर से हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु कहती है मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। मंजली भाभी कहती ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो गोडाउन जा रहे थे, चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरियां चली जाएंगी। बड़ी बहू मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चलो। मंजली बहू कहते मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। पारो मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। यहाँ पारो का ऐसा कुछ नहीं है, पारो कौन है, क्या सुरेश की पत्नी है या कौन है, यहाँ कुछ भी यहाँ पर ये नहीं है। मंजली बहू कहती है कि अब छोटी बहू तो जैसे कैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं, जो चिक्स होते हैं, वे बाज से ईगल से एकदम डर कर रहते हैं, या जो वहन होती है, जो कॉक होता है, वो चिक्स को अपने छिपा कर रखता है जिससे कि बाज की नजर ना पड़े। तो वो कहती है छोटी बहू तो ईगल के जैसा, एकदम वल्चर के जैसा हम सबको आकर डरा गई। फिर मंजली बहू आ गई और वो कहती है सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत, और हंसती है इन सब बातों को बताते हुए। बड़ी भाभी कहती मलावी ने छत खोद डाली, मतलब मंजली बहू सभी के ग्रुप में एक ऐसा कोई ना कोई होता है जो ढिंढोरे की तरह जब तक सबको बात न बता दे तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता है। अगर कोई है आपके ग्रुप में ऐसा तो जरूर उसका नाम उसको उसको टैग कीजिए उसको।
मंजली वो कहती हाँ हाँ, अभी अभी राज मजदूर मतलब जो दीवार बनाने का, घर बनाने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं राज मजदूर। छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करते हैं। फिर से वही स्टोरी वो सबको रिपीट करेगी, रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पर जारी रहेगा। मंजली बहू कहती चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ, यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। अब बेला एकदम इमोशनल होकर अपने आप से भी कह रही थी पहले वाले में, और अभी परेश से कह रही है, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। यहाँ पर आर्द्र कंठ का अर्थ है इमोशनल होकर के, भावुक होकर के। आर्द्र कंठ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? इसका अर्थ होता है भावुकता में, इमोशनल होकर के। ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, और यहाँ तक कि मांझी भी मुझे देखकर खड़ी हो जाती है और मुझे बहुत आदर देने लगती है। कोई मेरे सामने हंसता नहीं है, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते डरते हैं। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे चुप हो गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। कैसे आप लोग एकदम शोर शराबा करते रहते हैं और आपके पी सराते हैं और जोर से कहते हैं, एकदम जोर से उनके पास जो सीटी होती है, अगर वो सीटी बजाते हैं और आप सब के सब एकदम चुप हो जाते हैं। सावधान कहते ही एकदम सब स्टैंड अप, स्टैंडिटीज की तरफ खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। तो बेला यहाँ पर अपने मन की बात बता रही है। परेश कहता है पर इसमें तुम यही तो चाहती थी, परेश कहना चाहता है। बेला कहती और मुझे कोई काम भी हाथ नहीं लगाने देता, तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब आ जाती है, सब मेरा इस प्रकार सम्मान करती है, आदर करती है, मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश कहता है मैं नहीं समझता तुम क्या कहती, तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम सबका काम करते हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, बेला तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहती हो तुम? तेजी से सीढ़ियां चढ़ करके वहां से चला जाता है। बेला एकदम निढाल हो जाती, थक जाती है इन सब चीजों से। वो थक करके कुर्सी में धंस जाती है और कहती है न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख और आराम नहीं चाहती। अपने बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है और उसी समय इंदु आती है। ये जो अगला यहाँ तक का जो पेज है उसमें इंदु और बेला में बात हो रही थी, तो इंदु बातों ही बातों में उसे बताती है कि दादाजी नाराज हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ कपड़े धोएंगी, दादाजी नाराज हो जाएंगे। बेला कहती है मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु कहती है भाभी जी, तो कहती है मुझे केवल भाभी कहकर पुकारो मेरी प्यारी इंदु। और यहाँ पर बातों ही बातों में यहाँ पर बेला से ये कह देती है, आ, यहाँ पर कहती है कि दादाजी ने कहा था, देखिए पेज नंबर क्या है 65। जब बेला रो रही थी तो इंदु उनके पास आती है और इसके पास आती है और इंदु कहती है आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रही हैं आप? तब बातों ही बातों में इंदु कहती है कि दादाजी ने कहा था कि आपको भाभी जी ही कहकर पुकारा जाए, आपको सम्मान दिया जाए। तो बेला कहती दादाजी ने, ये सब दादाजी की योजना है, प्लानिंग है दादाजी की। इंदु ने फिर सारा भेद इंदु ने यहाँ खोल दिया। उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला कहती किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। तो इंदु कहती शायद छोटे भैया मतलब परेश, यहाँ पर छोटे भैया कह करके परेश को कहा गया है। छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, जी यहाँ नहीं लगता मतलब मन नहीं लगता, आप बाग वाले मकान में जाना चाहती। ओह, अब बेला समझती है कि अचानक घर के सदस्यों में क्यों बदलाव आ गया, अचानक सबके सब क्यों बदल गए। तो इंदु कहती है कि दादाजी सब कुछ सह सकते हैं लेकिन कोई अलग हो जाए, इस परिवार से कोई अलग हो जाए, वे यह नहीं सह सकते। उनका कहना है कि हम सब एक महान पेड़ की, मतलब एक विशाल पेड़ की डालियां हैं। वे कहा करते हैं इससे पहले कि कोई डाली टूट कर अलग हो जाए, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया है कि हम आपका आदर करेंगे और काम करेंगे और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय देंगे। बेला कहती है पर मैं आदर नहीं चाहती, मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु कहती है लेकिन यह कैसे हो सकता है भाभी जी, ये दादाजी का आदेश यह है ही नहीं। बेला कहती है आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को। इंदु कहती है आप कैसी बातें करते, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, आपके भी कपड़े धो देती हूँ। इंदु कहती है, बेला चुप होकर सोच रही है। इंदु कहती है भाभी जी क्या सोच रही हैं? बेला कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु कहती है दादाजी नाराज होंगे, मैं दादाजी से कह दूंगी कि मैंने ही यह बात कही है। बेला कहती है
भाभी जी, इंदु कहती है। बेला कहती है, मुझे केवल भाभी कहकर पुकार मेरी प्यारी इंदु। ओह भाभी, चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। पर कपड़े, मेरे कपड़े तो आज रजवा ने धो दिए थे। चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दादाजी, उसी समय दादाजी आते हैं और बेला को देखते वो कपड़े धो रही है। और दादाजी कह रहे, बातें कर रहे हैं, मल्लू भाषी आदि से बातें कर रहे हैं। दादाजी कहते, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ला देंगे। मल्लू कहता, मैं उड़न खटोला लूंगा दादाजी। उड़न खटोला मतलब जो उड़ने वाला जहाज है। और सहसा बाहर के दरवाजे पर जाकर के ठिठक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी जो प्लानिंग है, जो योजना है, वह काम कर गई है। वो जो प्रेम से हम किसी को अपने पाश में बांध सकते हैं, पर घृणा से नहीं। और प्रेम से उन्होंने क्या किया, अपने घर की छोटी जो बहू है उसको अलग होने से उन्होंने बचा लिया। दादा कहते हैं, छोटी बहू? इंदु कहती है, दादाजी मैंने बहुत कहा भाभी से, पर भाभी नहीं मानी। दादाजी कहते, छोटी बहू इधर आ बेटी। तो बेला आती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, तुम पढ़ लिख कर क्या ये काम करोगी? इंदु कहती है, इंदु को ऐसा लग रहा है कि दादाजी कहीं क्रोध में ना आ जाए। तो इंदु कहती है, दादाजी मैंने बहुत कहा, पर भाभी नहीं मानी। दादाजी कहते, इंदु तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से बुलाया कर। बेला, अब यहाँ पर बेला कहती है कि दादाजी आपने मुझे बहुत गलत समझा। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, पर क्या आप यह नहीं चाहते, क्या आप यह चाहते कि मैं मतलब एक सूखी डाली बनकर रहूं यहाँ पर? आप यह तो चाहते कि मैं यहाँ से अलग ना हो जाऊं, पर कम से कम सबसे घुल मिल कर तो मुझे रहने दीजिए। अगर मैं सबसे घुल मिल कर नहीं रहूंगी, सबके साथ मिल करके काम नहीं करूंगी, सबके साथ मिल करके मैं हंसूंगी बोलूंगी नहीं, तो मैं इस ब्रांच पर, आपके इस परिवार रूपी पेड़ की डाली पर मैं लगी तो रहूंगी, पर मैं सूख जाऊंगी। तो क्या आप चाहेंगे कि यह पेड़ से लगी लगी यह डाल सूख कर मुरझा जाए? ब्लूम मतलब होता है खिल जाना, ब्लूम। ओके। और मुरझा जाना उसका अपोजिट होता है मुरझा जाना। तो सिसक उठती है बेला और पर्दा यहाँ पर गिर पड़ता है। बच्चों, ये दोनों जो वीडियोस हैं एक्सप्लेनेशन के लिए ही है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा है, आपके काम आ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।